हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आदि क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुमार भारती पुस्तक की कक्षा 10वीं की कविता क्रमांक 4 मेरी स्मृति ये पढ़ेंगे। इसके जो कवि है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी है और उन्होंने मेरी स्मृति के माध्यम से अपनी स्मृति यानी यादों के बारे में क्या बताया है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कविता है वो हाइकू विधा है। हाइकू जो है वो एक जापानी विधा है जिसमें कविता की जो पंक्तियां है वो बहुत संक्षिप्त होती है, किंतु उसका जो अर्थ होता है काफी विस्तृत होता है। तो चलिए आज हम इन्हीं की कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले पद्यांश में कवि रमाकांत जी क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए कविता की पंक्तियां देखिए। गई है पीकी प्रतिशार का पुनः आम्र शाखाएं। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं रमाकांत जी कि जिस प्रकार जो आम की शाखाओं में, आम के पेड़ों पे जब कोयल बैठती है तो वो उसकी मधुर ध्वनि सुनकर बहुत ही प्रसन्नता का भाव आता है। आम की जो पेड़ की डालियां है, पेड़ की डालियों पर जब कोयल बैठती है और अपनी सुरीली गीत गाती है, जिसकी वजह से आम की शाखाओं से उसकी सुरीली जब ताने निकलती है तो वो मन को मुग्ध कर देती है। किंतु अब जो पीकी है अर्थात की कोयल है, अब वो आम की शाखाओं से उड़ गई है। अब वो आम की शाखाओं में जो गीत पहले सुनाया करती थी अब वो आम की शाखाओं पे नहीं बैठती है, जिसकी वजह से उसके आने की पुनः प्रतीक्षा करते हुए आम्र शाखा यानी आम का जो पेड़ है उसकी पुनः से आने की प्रतीक्षा कर रहा है। किसकी? पंक्तियां देखिए। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जो होता। यहाँ पर कवि रमाकांत जी ने महुआ को मानवीकरण किया है कि क्या कह रहे हैं कि महुआ के जो पेड़ है, महुआ का जो पेड़ होता है उसमें जब सफेद पुष्प लग जाते हैं तो सुबह होते होते वो सारे पुष्प जो है वो धरती पर बिछे हुए नजर आते हैं। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने नीचे जो है जमीन पर जो है वो सफेद चादर बिछा दी हो, और ऐसा लगता है कि महुआ का जो पेड़ है वो किसी के आने की प्रतीक्षा करते हुए, किसी के आने का स्वागत करने के इसमें उसने वो पुष्पों को बिछा दिया है और उसके स्वागत के लिए वो वहां पर खड़ा है। अगला पद्यांश देखिए। किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा। अब ग्रीष्म ऋतु के बाद जो भी वातावरण में बदलाव होते हैं उसके बारे में कवि क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु अब बीत चुकी है, जो गर्मी की ऋतु है वो बीत चुकी है और वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो मेघ होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, जो बादल है वो आसमान में छा जाते हैं। उसी के वातावरण का उन्होंने रमाकांत जी ने बताया है कि क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु अब बीत चुकी है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। और वर्षा ऋतु के आगमन में ही जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो उसमें जो कई मेघ है वो एकत्रित हुए नजर आते हैं, यानी मेघ जो है वो इकट्ठा होकर दिखाई देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि किसी की व्यथा, किसी मनुष्य की व्यथा, किसी मनुष्य की पीड़ा जो है वो बादलों के रूप में एकत्रित हो गई है। अगला पद्यांश देखिए। सांझ का तारा किसे जोहने आया आम निशा से। इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं रमाकांत जी कि यहाँ पर रात्रि का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार रात्रि में किस प्रकार का अंधकार होता है, उसी का वर्णन करते हुए रमाकांत जी क्या कहते हैं कि चारों ओर जब रात्रि होती है, चारों ओर जब अंधकार होता है तो वहां पर आसमान में सिर्फ तारे ही दिखाई देते हैं। उसे देखकर कवि को ये स्मृति आती है कि मानो ऐसा लगता है कि वो तारा जो है मानो किसी को ढूंढता हुआ आसमान में दिखाई दे रहा है। वो किसी को जोहता हुआ आसमान में वहां से वो देख रहा है कि वह जिस व्यक्ति को ढूंढने आया है वह व्यक्ति कहाँ है। वो जो तारा है वो किसी को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। अगला पद्यांश। कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु में जब तेज हवाएं चलती, जब तेज पवन चलती है तो उसमें एक सरसराहट की आवाज होती है, एक सरसराहट की ध्वनि होती है। उसे देखकर, उस सरसराहट की ध्वनि को देखकर, उस ध्वनि को सुनकर कवि को यह आभास होता है मानो जो पवन है वो कुछ संदेशा लाया है। और उस संदेशा से कवि कहते हैं कि उस संदेशा को सुनकर उन्हें अपनी गांव की याद आती है, उनकी जो पुरानी स्मृतियां है वो पुनः से ताजा हो जाती है। यानी जब तेज हवा के चलने से एक सरसराहट की आवाज आती है तो कवि को ऐसा लगता है कि वो जो पवन है उनके लिए कोई संदेशा लाई है। अगला पद्यांश देखिए। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो।
अब यहाँ पर कवि रमाकांत जी क्या कह रहे हैं कि जब तेज पवन चलती है, जब पवन आती है तो उसके साथ जो है मेहंदी की सुगंध आती है। उस सुगंध के कारण कवि को कुछ उसके अतीत के जो दिन है वो याद आते हैं। यानी जब पवन के साथ जो मेहंदी की सुगंध होती है वो रची बसी उस हवा में समाई हुई है, उस पवन के साथ जो मेहंदी की सुगंध आ रही है कवि को उसके अतीत के दिन की याद दिला रहे हैं। अगली पंक्ति, खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। यहाँ पर कवि रमाकांत जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई अपनी बोली और भाषा में जब बात करता है तो हमें अपनत्व सा महसूस होता है और हमें अपने घर परिवार की याद आ जाती है, हमें अपने गांव की याद आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब आम्र शाखाओं में पी जो है यानी कि कोयल जो है पुनः से कुहुकती है, अपनी सुरीली ध्वनि छेड़ती है, तो कवि को पुराने दिनों की याद आ जाती है। यानी उसके अतीत के यानी पुराने दिनों के जितने भी पृष्ठ बंद हो गए थे वो सभी एक के बाद एक पृष्ठ जो है वो एक के बाद एक जो यादें है वो खुलती चली जाती है। यानी जिस प्रकार अपनी बोली भाषा में जब हम कोई व्यक्ति को देखते हैं तो हमें अपने घर परिवार की याद आ जाती है, ठीक उसी प्रकार जब पी कोयल जो है वो पुनः से कूकती है, उसकी जो ध्वनि है उसको जब कवि सुनते हैं तो उनके जो अतीत के पृष्ठ थे, जो अतीत की यादें थी वो पुनः से ही ताजी हो जाती, उन्हें अतीत के सभी यादों को पुनः से याद आ जाती है। जो भी पृष्ठ उनके बंद हो चुके थे, जो भी अतीत की यादें वो भूल चुके थे, वो पुनः से यादें उन्हें याद आ। अगला पद्यांश देखिए, कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया। अब क्या कह रहे हैं कि देखिए परिवर्तन ही ये समय का नियम है ना। हर जगह पर क्या होता जा रहा है, परिवर्तन आते जा रहे हैं, निरंतर नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे गांव में हो चाहे शहरों में हो। ठीक उसी प्रकार गांव में भी अब दिन प्रतिदिन परिवर्तन आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन उसमें विकास होता जा रहा है। उस विकास के चलते जो वृक्ष है उनकी कटाई की जा रही है, अंधाधुंध उन वृक्षों की कटाई की जा रही है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन के कारण जिन वृक्षों की कटाई की गई, जो गांव के जो वृक्ष थे वो सभी कट चुके हैं। वृक्ष अर्थात कि वृक्ष यानी पेड़, यानी पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई की गई है तो उस कटाई के कारण वहां पर एक भी पेड़ अब दिखाई नहीं देता। अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति दोपहर में कोई छाया अर्थात कि छाया ढूंढने का भी प्रयास करता है, उसे छाया भी नसीब नहीं होती, क्योंकि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण उसे जो छाया प्राप्त होनी चाहिए भरी दोपहर में, वो धूप से उसे बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अगला पद्यांश देखिए, गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को खो गए दोनों। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब कभी मैं शहर से बहुत दिनों के बाद जब मैं गांव जाता हूँ तो मेरी भी जीवन शैली बदली हुई होती है, यानी शहर वासियों की भी जीवन शैली बदली हुई होती है और गांव में भी कई परिवर्तन आ जाते हैं, जिसकी वजह से जब मैं कभी गांव जाता हूँ तो गांव मुझे ढूंढता है और मैं गांव को ढूंढता हूँ, क्योंकि दोनों ही बदल चुके हैं, दोनों में ही कई परिवर्तन आ गए हैं, दोनों ही क्या हो गए हैं, एकदम बदल गए हैं, जिसकी वजह से गांव कवि को ढूंढता है और कवि उस गांव को ढूंढता है। अगला पद्यांश, वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर। वर्षा ऋतु में देखिए तीव्र जब वर्षा होती है तो क्या होता है, ताल तलैयों में जो झिंगुर होते हैं, जो छोटे छोटे कीटक होते हैं, उनकी जो आवाज है कवि ने उन्हें शहनाई की तुलना दी है कि क्या कह रहे हैं कि वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर। जब वर्षा ऋतु होती है सभी जगह ताल तलैयों में पानी भरा हुआ होता है, तब उसमें जो छिपे हुए झिंगुर होते हैं उसकी जो ध्वनि है मानो ऐसा लगता है कोई व्यक्ति जो है छिपकर शहनाई बजा रहा है। अगला पद्यांश, बजाने आई पिकी छिप छिप बांसुरी अमराई में। अब क्या कह रहे हैं, पुनः से जो आम्र शाखाओं से जो पी की है अर्थात कि कोयल जो है वो उड़ गई थी, अब पुनः से वो आम शाखाओं में वो बैठ जाती है और अपनी सुरीली तान सुनाती है। उस सुरीली तान को सुनकर ऐसा लगता है मानो कोई छिपकर आम अमराई में यानी आम के पेड़ों में बैठकर कोई बंसी बजा रहा। अगला पद्यांश देखिए, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुबह होते ही जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं और रात्रि होते होते तक वो जो पुष्प है वो मुरझा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य की आंखें बंद होती है तो वो कई सपनों का आनंद लेता है, किंतु जैसे ही उसकी निद्रा खुलती है, जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके स्वप्न भी नष्ट
हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार सुबह जब फूल खिलता है शाम होते तक वो मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार जिन स्वप्नों को हम बंद आंखों से देखते हैं, आंखें खुलते ही वो स्वप्न भी नष्ट हो जाते हैं। अगला पद्यांश, अगले पद्यांश में क्या कह रहे हैं, बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाते कौन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमें पता है कि जब भी हम निद्रा से उठते हैं तो चिड़िया है जो वो सुबह प्रातः में ही उठ जाते हैं, उनकी चहचहाहट से ही मनुष्य की निद्रा खुलती है। तो कभी कभी जो कवि है उन्हें ये आश्चर्य होता है कि ये चिड़िया को कौन जगाता है, उसे जगाने वाला कौन है कि वह इतने प्रातः में इतने सुबह जल्दी उठ जाती है, आखिर उसे जगाने वाला कौन है। अंतिम पद्यांश में देखिए, आए कोकिल धुन वंशी की गूंजे बौरे महके। क्या कह रहे हैं, पुनः से ही आम की जो शाखाएं हैं उसमें बौरे लग गई है, उन बौरों की जो महक है यानी उसमें जो पुष्प लगते हैं ना, फल के पहले जो पुष्प लगते हैं उन्हें बौरे कहा गया है, कि जो पुनः से ही आम की शाखाओं में, आम के पेड़ों पे वो बौरे लग गई है और उनकी जो सुगंध है दूर दूर तक आ रही है। इसके साथ ही साथ पुनः से ही आम की शाखाओं में जो कोयल है उसका आगमन हो गया है और उसने अपनी बंसी की तरह यानी बांसुरी की तरह सुरीली तान छेड़ दी है। मैं आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। अतः ये जो कविता है आपको कैसी लगी इस पर कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।